गुड मॉर्निंग साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। जुड़ जाइए साथियों, और जितने भी अपने दोस्त हैं उन सभी के पास इस सेशन को जरूर शेयर करें ताकि उनका भी भला हो सके, वो भी अच्छे कंटेंट के साथ सही समय पर पढ़ सके। चलिए दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। साथियों, हम पढ़ रहे थे ह्यूमन ब्लड अर्थात मानव रुधिर। दोस्तों, सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमने कल पढ़ा था, फटाफट उसका 5 मिनट में रिवीजन करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमने बात की थी कल पीएच स्केल के बारे में। पीएच स्केल के बारे में दोस्तों, पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का पता लगाने के लिए पीएच स्केल का उपयोग किया जाता है। पीएच स्केल की खोज की थी दोस्तों 1909 में सोरेंस नाम का एक वैज्ञानिक था। उन्होंने बताया कि अगर आप पीएच स्केल को किसी भी विलयन में डुबोकर देखोगे तो वहां से आप उसकी प्रकृति और उसका पीएच मान का पता लगा सकते हो। बात क्लियर है दोस्तों? ब्लड का जो पीएच मान होता है, ब्लड का जो पीएच होता है वो होता है दोस्तों 7.4। ये मैंने आपको बताया था। दोस्तों, ब्लड की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है दोस्तों? वो होती है भैया दुर्बल क्षारीय। कल मैंने आपको इसके बारे में डिटेल में बताया था। दोस्तों, एक प्रकृति और होती है एल्केलाइन। अगर आपने कभी नाम सुना हो तो एल्केलाइन, इसका मतलब दोस्तों होता है क्षारीय। दोस्तों, इसमें क्या होता है ये मैंने कल आपको डिस्कस नहीं करवाया था, इसलिए मैं आज करवा रहा हूं कि किसी क्षारीय विलयन को पानी में डालने पर वह पूरी तरह से अगर पानी में घुल जाए तो भैया वह विलयन कैसा होगा? तो वह विलयन दोस्तों एल्केलाइन होगा। तो दोस्तों, अगर देखा जाए तो भैया आपका जो ब्लड है वो भी एक प्रकार का एल्केलाइन प्रकृति का है। दोस्तों, कभी भी आप देखना, थोड़ा सा ब्लड लेना और उसको पानी में डालना, ब्लड पूरी तरह से पानी में घुल जाता है। इसलिए दोस्तों, जो ब्लड की प्रकृति मानी गई है दोस्तों, वो कैसी मानी गई है? एल्केलाइन मानी गई है। तो दोस्तों, आपको ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है और ब्लड की प्रकृति दुर्बल क्षारीय होती है। इसके साथ में आपको ये और ध्यान रखना है कि ब्लड की एक प्रकृति और होती है, वो होती है एल्केलाइन। एल्केलाइन का मतलब होता है दोस्तों क्षारीय। अब ये एल्केलाइन है क्या? तो कोई भी क्षारीय विलयन ले लेना, उसको पानी में डालना, अगर वह पूरी तरीके से पानी में घुल जाता है तो भैया वो विलयन कैसा है? वो एल्केलाइन प्रकृति का है। ये मैंने आपको कल डिस्कस नहीं करवाया था, इसलिए दोस्तों आज मैंने डिस्कस करवा दिया। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहां तक हमने कल रिवीजन किया था पीएच स्केल का। पीएच स्केल के बाद में दोस्तों हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था साथियों कि भैया हमारा ब्लड का जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है, और ब्लड का लाल रंग ही क्यों होता है? उसका रंग पीला क्यों नहीं होता, सफेद क्यों नहीं होता, काला क्यों नहीं होता, नीला क्यों नहीं होता? इसके बारे में हमने डिस्कस की थी। तो दोस्तों, इसमें भी हमारा एक पॉइंट रह गया था, उसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों, आपका जो ब्लड है, आपका जो ब्लड है
इस ब्लड का दोस्तों जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन को दोस्तों मैं HB से लिख सकता हूं, मैं लिख देता हूं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन दोस्तों, हीमोग्लोबिन एक प्रकार का वर्णक है और वर्णक का कार्य होता है रंग प्रदान करना। रंग प्रदान करना। तो भैया ब्लड का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। दोस्तों हीमोग्लोबिन के दो पार्ट थे। लगभग हीमोग्लोबिन में 95% ग्लोबिन प्रोटीन पाई जाती है और 5% की मात्रा में हीम वर्णक पाया जाता है। इसलिए दोस्तों हीमोग्लोबिन को एक प्रकार की जटिल प्रोटीन भी कहा गया है, क्योंकि इसमें लगभग इसका 95% भाग कैसा है दोस्तों? ग्लोबिन प्रोटीन है। ये हमने दोस्तों कल चर्चा की थी। इसके अलावा दोस्तों हमने ये बताया कि जो हीम होता है वो यह एक आयरन कंपाउंड होता है। आयरन कंपाउंड के साथ जब जल और ऑक्सीजन क्रिया करता है तो भैया वो लाल रंग प्रदान करता है, जिस कारण हमारे ब्लड का रंग कैसा होता है दोस्तों? लाल होता है। लेकिन दोस्तों हीमोग्लोबिन से भी एक पार्ट जो आपकी एग्जाम में पूछा जाता है वो हमारा छूट गया था, तो उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों एक मेल होता है, उसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है 14 से 16 यूनिट ऑफ हीमोग्लोबिन प्रति 100 ml ब्लड, यानी कि 100 ml ब्लड में हीमोग्लोबिन की 14 से 16 यूनिट होती है। किस में? मेल में। अगर दोस्तों मैं फीमेल की बात करूं, किताबों में अलग अलग आंकड़ा है दोस्तों, 10 से 12 यूनिट ऑफ हीमोग्लोबिन प्रति 100 ml ब्लड, यानी कि 100 ml ब्लड में दोस्तों 10 से 12 यूनिट होती है भैया हीमोग्लोबिन की। ये आंकड़ा दोस्तों कई सारी पुस्तकों में 12 से 14 यूनिट ऑफ हीमोग्लोबिन भी लिखा हुआ है। तो भैया ये आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए दोस्तों इसका रिवीजन करवाना भी जरूरी था। एक बार और रिवीजन करवा देता हूं दोस्तों। मेल में जो हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है वो होती है 14 से 16 यूनिट ऑफ हीमोग्लोबिन प्रति 100 ml ब्लड। कहने का मतलब 100 ml ब्लड में 14 से 16 यूनिट होती है दोस्तों हीमोग्लोबिन की पुरुष में। महिलाओं की बात करूं दोस्तों तो 100 ml ब्लड में 10 से 12 यूनिट होती है दोस्तों किसकी? हीमोग्लोबिन की। आप ये भी कह सकते हो कि भैया 12 से 14 यूनिट होती है हीमोग्लोबिन की। क्या दोस्तों आपको ये बात समझ में आई? ये भी दोस्तों हमने कल पढ़ लिया था, लेकिन ये मैंने आपको नहीं बताया था, तो ये आंकड़ा नोट कर लेना। बात क्लियर है? अब दोस्तों आगे देखते हैं हमने आगे कल क्या पढ़ा था। इसके अलावा दोस्तों हमने कल ये पढ़ा था कि भैया हमारे ब्लड का निर्माण कैसे होता है और कहां पे होता है। दोस्तों हमारा ब्लड का निर्माण होता है भैया हमारी अस्थियों में, हमारी हड्डियों में। कहां पे होता है दोस्तों? हमारी अस्थियों में होता है, हमारी हड्डियों में होता है। देखिए भैया ब्लड का फॉर्मेशन या फिर निर्माण कहां पे होता है दोस्तों? तो भैया ये होता है हमारी अस्थि में, यानी कि हड्डियों में। अस्थियों में भी कहां होता है दोस्तों? तो भैया बोन मेरो में होता है। बोन मेरो को कहा जाता है दोस्तों अस्थि मज्जा। ये दोस्तों अस्थि मज्जा भी दो प्रकार की होती है, एक होती है लाल अस्थि मज्जा और एक होती है पीली अस्थि मज्जा। तो भैया लाल अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण होता है और पीली अस्थि मज्जा में डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और दोस्तों प्लाज्मा का निर्माण होता है। क्या दोस्तों यहां तक मैंने आपको बात बताई या नहीं बताई? इसके अलावा दोस्तों मैंने आपको बताया कि भैया इसका निर्माण अस्थियों में होता है, यानी कि हड्डियों में होता है। हमारे शरीर में 206 हड्डी होती है, उसमें से लगभग दोस्तों 150 से 160 अस्थियों में दोस्तों ये बोन मेरो होता है और दोस्तों इसी से ये हमारे ब्लड का निर्माण होता है। लेकिन दोस्तों जब आप मां के पेट में होते हो, जब आप भ्रूणीय अवस्था में होते हो, तो भैया उस समय तो आपके शरीर में ये बड़ी बड़ी अस्थि नहीं होती। तो दोस्तों नहीं होती, तो उस समय आपके शरीर में जो ब्लड का निर्माण होता है वो लीवर व प्लीहा में होता है।
तो दोस्तों यहां तक हम कल पढ़ चुके थे भैया। अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। अब दोस्तों आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज दोस्तों हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, तो भैया आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लड के भाग, यानी कि ब्लड के दोस्तों 2 भाग होते हैं। वो कौन कौन से भाग होते हैं आइए समझते हैं। दोस्तों ब्लड के कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। ब्लड को क्या कहा जाता है? रक्त कहा जाता है। इसका दोस्तों जो एक पार्ट होता है वो है दोस्तों प्योर ब्लड, और दोस्तों दूसरा पार्ट है वो है दोस्तों इम्प्योर ब्लड। दोस्तों जो प्योर ब्लड है उसे कहा गया है दोस्तों शुद्ध रक्त। उसे क्या कहा गया है? शुद्ध रक्त कहा गया है। और इम्प्योर ब्लड का मतलब होता है दोस्तों अशुद्ध रक्त। अब भैया बात यह आती है कि शुद्ध रक्त क्या होता है और अशुद्ध रक्त क्या होता है। तो दोस्तों ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक हो वो ब्लड कहलाएगा दोस्तों शुद्ध रक्त या फिर दोस्तों प्योर ब्लड। और ऐसा ब्लड जिसमें दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो वो ब्लड कहलाता है अशुद्ध ब्लड या फिर इम्प्योर ब्लड। क्या आपको ये बात समझ में आई? मैंने ये कहा कि हमारा जो ब्लड होता है दोस्तों उसके 2 भाग होते हैं, एक होता है प्योर ब्लड और एक होता है इम्प्योर ब्लड। प्योर ब्लड क्या होता है? ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक हो वो होता है भैया प्योर ब्लड। और इम्प्योर ब्लड होता है ऐसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो। बात आपको समझ में आ गई? अब बात करते हैं दोस्तों कि भैया जो शुद्ध रक्त होता है इसका रंग कैसा होता है? तो भैया इसका रंग होता है लाल। यह बात आपको समझ में आई? और जो अशुद्ध रक्त होता है दोस्तों इसका जो रंग होता है वो होता है भैया नीला। सबसे पहले आप ये बताओ आपको ये कहानी समझ में आई या नहीं आई? आ गई होगी। दोस्तों आपने नाम सुन रखा होगा ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स जिसे कहा जाता है दोस्तों रुधिर वाहिका। और अपन सीधे शब्दों में बात कहे दोस्तों तो जो हमारी नस होती है उन नसों को ही क्या कहा जाता है? ब्लड वेसल्स कहा जाता है, रुधिर वाहिका कहा जाता है। दोस्तों इन रुधिर वाहिकाओं के जो भाग होते हैं वैसे तो दोस्तों ये 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। लेकिन दोस्तों इसके 3 भाग नहीं पढ़ने अभी हमने इसके 2 पार्ट पढ़ने हैं। एक है दोस्तों आर्टरी और दूसरा पार्ट है इसका दोस्तों वेन्स। आर्टरी का मतलब होता है दोस्तों धमनी और वेन्स का मतलब होता है दोस्तों सिरा। तो दोस्तों जो धमनी होती है इस धमनी में दोस्तों शुद्ध रक्त बहता है। धमनी में दोस्तों कौन सा रक्त बहता है? धमनी में शुद्ध रक्त बहता है। और दोस्तों जो सिरा है इसमें दोस्तों अशुद्ध रक्त बहता है। अशुद्ध रक्त बहता है। क्या आपको यह बात समझ में आई? मैंने ये कहा कि ब्लड वेसल्स के 3 प्रकार होते हैं, बट हमें अभी 2 प्रकार के बारे में जानना है। एक होता है आर्टरी, एक होता है वेन्स। आर्टरी का मतलब होता है धमनी, वेन्स का मतलब होता है सिरा। दोस्तों जो हमारी धमनी होती है इसमें दोस्तों शुद्ध रक्त बहता है और दोस्तों जो सिरा होता है उसमें दोस्तों नीला रक्त बहता है। कहने का मतलब अशुद्ध रक्त बहता है। क्या आपको यह बात समझ में आई? अब दोस्तों होता क्या है, कभी कभी आपके शरीर से ब्लड निकाला जाता है जब किसी इंसान को जरूरत पड़ती है तब। दोस्तों जो ब्लड निकाला जाता है दोस्तों वो निकाला जाता है आपके सिराओं से। किससे निकाला जाता है दोस्तों? सिराओं से निकाला जाता है। और सिराओं में दोस्तों कैसा रक्त होता है? तो भैया सिराओं में अशुद्ध रक्त होता है।
क्या ये बात आपको समझ में आई? लेकिन दोस्तों कभी कभी क्या होता है, जो कंपाउंडर होते हैं वो अपने आप को डॉक्टर समझ लेते हैं और वो भैया एक लंबी सी सुई लेते हैं और दोस्तों वो ब्लड निकालते हैं धमनी से। और दोस्तों मैंने अभी अभी बताया कि जो धमनी होती है दोस्तों, उसमें कैसा रक्त बहता है? शुद्ध रक्त बहता है। कहने का मतलब क्या हुआ दोस्तों कि इस ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। इस ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। जब दोस्तों धमनी से ब्लड निकलेगा, मान लीजिए आपको 1 यूनिट निकालना है और 1 यूनिट से अगर ज्यादा निकाल लिया, मान लीजिए 1.5 या 2 यूनिट के आसपास ब्लड निकाल लिया, तो दोस्तों होता क्या है, जो इंसान ब्लड दे रहा है उसको दोस्तों चक्कर आने लग जाते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि दोस्तों वो शुद्ध ब्लड निकाला गया है धमनी से और दोस्तों इसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक थी, तो आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और ऑक्सीजन की कमी से दोस्तों आपको चक्कर आते हैं। क्या आपको ये बात समझ में आई या नहीं आई? सबसे पहले ये बताओ। एक बार और रिवीजन करवाता हूं। देखिए, मैंने आपको यह बताया कि आपका जो ब्लड होता है, जो रक्त होता है, उसके दोस्तों 2 भाग होते हैं। पहला भाग कौन सा? प्योर ब्लड, और दूसरा भाग है दोस्तों इम्प्योर ब्लड। जो प्योर ब्लड होता है दोस्तों, जो शुद्ध रक्त होता है, वो क्या होता है? और दोस्तों अशुद्ध रक्त क्या होता है? तो शुद्ध रक्त होता है दोस्तों ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक हो, और दोस्तों जो शुद्ध रक्त होता है इसका रंग होता है लाल। और दोस्तों अशुद्ध रक्त क्या होता है? ऐसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो, और दोस्तों अशुद्ध रक्त का जो रंग होता है वो होता है नीला। ये बात समझ में आई? अगली बात मैंने आपको बताई कि आपकी जो ब्लड वेसल्स होती है, जो रुधिर वाहिका होती है, आम भाषा में बात करें तो आपकी जो नस होती है उसके 3 प्रकार होते हैं। फिलहाल हमें दोस्तों 2 भागों के बारे में पढ़ना है, 2 भागों के बारे में पढ़ना है। पहला भाग है दोस्तों आर्टरी यानी कि धमनी, दूसरा भाग है दोस्तों वेन्स यानी कि सिरा। दोस्तों जो धमनी होती है इसमें दोस्तों शुद्ध रक्त बहता है, ये वाला प्योर ब्लड, और दोस्तों जो सिरा होता है इसमें भैया अशुद्ध रक्त बहता है, कहने का मतलब इम्प्योर ब्लड। ये बात आपको समझ में आई? फिर मैंने आपको यह बताया कि जब आप ब्लड डोनेट करते हो तो दोस्तों आपके शरीर से जो ब्लड निकाला जाता है वो निकाला जाता है दोस्तों सिराओं से। कहने का मतलब भैया अशुद्ध रक्त निकाला जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है दोस्तों, वो डॉक्टर होता है, कहने का मतलब जो कंपाउंडर होता है उसको अधिक नॉलेज नहीं होती इनके बारे में, तो वो क्या करता है दोस्तों, एक लंबी सी सुई लेता है और वो धमनी से आपका ब्लड निकालता है, और धमनी में शुद्ध रक्त होता है, कहने का मतलब ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक हो। ये इस तरफ ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होगी। अगर वो 1 यूनिट से ज्यादा ब्लड निकालेगा तो भी हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, जिससे आपको दोस्तों चक्कर, कमजोरी महसूस होती है, चक्कर आने लग जाते हैं, कमजोरी महसूस होती है। तो ये थी भैया कहानी। अब ये बताओ आपको ये चीज समझ में आई या नहीं आई? अगर समझ में आ गई है तो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आगे चलते हैं दोस्तों। अब 2 शब्द है, एक है दोस्तों ब्लड प्यूरिफिकेशन और एक है दोस्तों ब्लड फिल्ट्रेशन। उनके बारे में डिस्कस करने वाले दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना, आपके छोटे भाई के लिए एक प्यारा सा कमेंट कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। अब देखिए साथियों, एक शब्द है दोस्तों ब्लड प्यूरिफिकेशन। इसका मतलब होता है दोस्तों रक्त का शुद्धिकरण। और दूसरा जो शब्द है हमारा वो है दोस्तों ब्लड फिल्ट्रेशन, यानी कि रक्त को छानना।
दोस्तों मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा अंग है जो दोस्तों ब्लड के शुद्धिकरण में सहायक होता है? लीवर है, आपका हृदय है, आपके फेफड़े है, या फिर आपकी किडनी है? अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में बताओ। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ब्लड प्यूरिफिकेशन का मतलब होता है रक्त का शुद्धिकरण। और दोस्तों रक्त को शुद्ध करने का कार्य कौन करता है? तो भैया आपके जो लंग्स होते हैं, जो फेफड़े होते हैं, वो करते हैं। अभी मैंने पिछले स्लाइड में यह बताया था आपको कि ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक हो, वो ब्लड दोस्तों शुद्ध ब्लड कहलाता है, यानी कि शुद्ध रक्त कहलाता है, या दोस्तों प्योर ब्लड कहलाता है। क्या आपको मैंने ये बात बताई नहीं बताई? दोस्तों ये लंग्स क्या करता है, हमारा जो ब्लड होता है, इस ब्लड में से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसे तो बाहर निकालता है, और दोस्तों जो ऑक्सीजन गैस होती है उसे दोस्तों ये अंदर डालता है। तो भैया हमारे जो फेफड़े वो क्या करते हैं, ब्लड को शुद्ध करते हैं। कहने का मतलब ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को तो बाहर निकालते हैं और ऑक्सीजन को अंदर डालते हैं। तो भैया यही तो है ब्लड शुद्ध, कि ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होगी तो भैया वो ब्लड कैसा होगा? शुद्ध ब्लड होगा, अर्थात प्योर ब्लड होगा। तो दोस्तों आपको समझ में आया कि ब्लड प्यूरिफिकेशन यानी रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? तो भैया आपके लंग्स, आपके फेफड़े करते हैं। पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा। दूसरी बात आती है दोस्तों ब्लड फिल्ट्रेशन, अर्थात रक्त को छानना। तो दोस्तों रक्त को छानने का कार्य कौन करता है? तो दोस्तों रक्त को छानने का कार्य करते हैं दोस्तों आपकी किडनी। कौन करता है दोस्तों? आपकी किडनी करती है रक्त को छानने का कार्य। दोस्तों आपका जो ब्लड होता है ना, इस ब्लड में दोस्तों यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल, क्रिएटिनिन, ग्लूकोज, पानी, अमीनो अम्ल और विटामिन, और कुछ मात्रा में आयंस होते हैं। इतनी सारी चीज दोस्तों आपके ब्लड में होती है। दोस्तों यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल और दोस्तों क्रिएटिनिन, ये चीजें होती है दोस्तों, ये हमारे शरीर के लिए हानिकारक होती है। ग्लूकोज, पानी, अमीनो अम्ल और दोस्तों विटामिन, ये हमारे शरीर के लिए दोस्तों सही होते हैं, यानी कि लाभदायक होते हैं। तो भैया अगर हमारे शरीर के लिए ये सारी चीजें हानिकारक है तो इन्हें हमें शरीर से बाहर निकालना है। और दोस्तों ये सारी चीजें अगर हमारे शरीर के लिए लाभदायक है तो कहने का मतलब दोस्तों इनका हमें अवशोषण करना है, ये चीजें हमें चाहिए। तो दोस्तों किडनी क्या करती है, जिन चीजों की हमें आवश्यकता होती है उन्हें तो अपने पास रख लेती है, कहने का मतलब उनका तो अवशोषण करवा लेती है। और दोस्तों जिन चीजों की हमें आवश्यकता नहीं होती उन्हें दोस्तों यूरिन की सहायता से, मूत्र की सहायता से दोस्तों हमारे शरीर से बाहर निकाल देती है। मेरा कहने का मतलब यह है दोस्तों कि किडनी हमारे रक्त को छानती है। बात आपको समझ में आ गई? मैंने आपको 2 पॉइंट बताए। एक पॉइंट बताया दोस्तों ब्लड प्यूरिफिकेशन यानी कि रक्त का शुद्धिकरण, तो दोस्तों कौन करता है? आपके फेफड़े करते हैं। क्या होता है, आपके ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं और ऑक्सीजन को डाल देते हैं। यही दोस्तों हमारा ब्लड प्योर होता है, यानी कि शुद्ध रक्त होता है। दूसरी बात ब्लड फिल्ट्रेशन यानी कि रक्त को छानना। तो रक्त को छानने का कार्य कौन करता है? दोस्तों आपकी किडनी करती है। ब्लड में इतनी सारी चीजें होती है, कुछ हानिकारक होती है, कुछ लाभदायक होती है। हानिकारक जो चीजें होती है उन्हें शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, और जो लाभदायक चीजें होती है उन्हें शरीर में रख लिया जाता है। तो अब आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, 2 बार रिवीजन करवा दिया। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो भैया स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब दोस्तों हम आगे चलते हैं।
दोस्तों सेशन को शेयर कर देना भैया, जो भी अपने साथी है पढ़ने वाले उन सबको बता देना कि अच्छा कंटेंट मिल रहा है इस चैनल पर। दोस्तों ये ऐसा कंटेंट है जो आपको पेड कोर्स में दिया जाता है, यहाँ तक कि दोस्तों पेड कोर्स में भी नहीं मिलता। अच्छी अच्छी चीज़ें मैं आपको बताता रहता हूँ। आप देख सकते हो पिछली 2 क्लास मैंने YouTube पर डाल रखी है, आज हमारी ये तीसरी क्लास है। अब देखिए साथियों, ब्लड के बारे में कुछ नई चीजें सीखते हैं। दोस्तों जो हमारा ब्लड होता है, इस ब्लड के 2 पार्ट होते हैं। ब्लड के कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट होते हैं। एक होता है दोस्तों ठोस पार्ट और एक होता है दोस्तों तरल पार्ट, जिसके बारे में दोस्तों मैंने आपको थोड़ी बहुत जानकारी दे रखी है। दोस्तों ब्लड का जो ठोस पार्ट होता है वो दोस्तों पूरे ब्लड का 45% होता है, और दोस्तों जो तरल पार्ट होता है ये भैया पूरे ब्लड का 55% भाग होता है। दोस्तों ब्लड का जो ठोस पार्ट होता है इसमें दोस्तों हम रक्त कोशिका या फिर दोस्तों रक्त कणिकाओं के बारे में पढ़ते हैं। 3 प्रकार की रक्त कोशिका व रक्त कणिका होती है। एक होती है दोस्तों आरबीसी, दूसरी होती है भैया डब्ल्यूबीसी और तीसरी होती है दोस्तों प्लेटलेट्स। ये बात आपको समझ में आई? दोस्तों जो तरल पार्ट होता है इसमें दोस्तों हम पढ़ते हैं प्लाज्मा। ये दोस्तों ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है जो कि पूरे ब्लड का 55% होता है। दोस्तों इसकी जो प्रकृति होती है वो दोस्तों कैसी होती है? क्षारीय होती है। इसका रंग कैसा होता है दोस्तों? हल्का पीला होता है। अभी दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं प्लाज्मा के बारे में पूरी जानकारी। ब्लड, इस प्लाज्मा में क्या क्या होता है ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। इधर आइए, रक्त कोशिका रक्त कणिका 3 प्रकार की होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी की फुल फॉर्म होती है दोस्तों रेड ब्लड सेल, यानी कि लाल रक्त कोशिका या फिर लाल रक्त कणिका आप कह सकते हो। डब्ल्यूबीसी को कहा जाता है दोस्तों व्हाइट ब्लड सेल, यानी कि श्वेत रक्त कोशिका। और जो प्लेटलेट्स होता है दोस्तों इसे कहा जाता है विम्बाणु। यह कहानी आपको समझ में आई या नहीं? दोस्तों जो आरबीसी होती है, इस आरबीसी का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है दोस्तों इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट। दोस्तों इरिथ्रो का मतलब होता है भैया लाल, और साइट का मतलब होता है दोस्तों कोशिका। तो वह कोशिका जो लाल रंग की है कौन सी है? आरबीसी है। बात आपको समझ में आई? बात करूं डब्ल्यूबीसी की, तो भैया डब्ल्यूबीसी का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है ल्यूकोसाइट। क्या होता है? ल्यूकोसाइट। दोस्तों यहां पर जो ल्यूको है, ल्यूको का मतलब है श्वेत यानी कि सफेद, और साइट का मतलब है दोस्तों कोशिका, यानी कि वह कोशिका जो सफेद रंग की है दोस्तों वो कौन सी है? वो डब्ल्यूबीसी है। और दोस्तों जो प्लेटलेट्स है उसका जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है दोस्तों थ्रोम्बोसाइट। क्या होता है दोस्तों? थ्रोम्बोसाइट होता है। थ्रोम्बोसाइट। अब भैया थ्रोम्बो का मतलब क्या है? तो थ्रोम्बो का मतलब है दोस्तों थक्का बनाने वाला, और साइट का मतलब है दोस्तों कोशिका। तो दोस्तों वह कोशिका दिख तो रहा है ना आपको? हाँ, वह कोशिका जो दोस्तों ब्लड का थक्का जमाने में सहायक होती है, वह कौन सी कोशिका है दोस्तों? वो है भैया आपकी विम्बाणु प्लेटलेट्स।
क्या दोस्तों आपको ये कहानी समझ में आई या नहीं आई? सबसे पहले तो आप ये बताओ, आ गई हो तो ये बताओ, नहीं आई हो तो ये बताओ, क्योंकि एक बार और रिवीजन करवा दूंगा, लेकिन आपको इस क्लास की बातें इस क्लास में ही याद होनी चाहिए। मेरा मकसद यही रहता है कि मैंने आपको जो पढ़ाया है वो आपको इस क्लास में ही याद हो। देखिए साथियों, आपका जो ब्लड होता है, आपका जो रक्त होता है, उसके दो प्रकार हैं। एक है दोस्तों ठोस और एक है तरल। दोस्तों जो ठोस पार्ट होता है वो पूरे ब्लड का 45% होता है, और दोस्तों जो तरल पार्ट है वो पूरे ब्लड का 55% होता है। बात समझ में आ गई? ठोस पार्ट में हम दोस्तों रक्त कोशिका या रक्त कणिकाओं के बारे में पढ़ते हैं, जो दोस्तों 3 प्रकार की होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी की फुल फॉर्म होती है दोस्तों रेड ब्लड सेल, जिसे दोस्तों लाल रक्त कोशिका कहा जाता है। डब्ल्यूबीसी की फुल फॉर्म होती है दोस्तों व्हाइट ब्लड सेल, जिसे दोस्तों श्वेत रक्त कोशिका या श्वेत रक्त कणिका कहा जाता है। प्लेटलेट्स, इसे हिंदी में दोस्तों बिंबाणु कहते हैं। दोस्तों आरबीसी का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है इरिथ्रोसाइट, यानी कि दोस्तों लाल, इरिथ्रो का मतलब होता है लाल और साइट का मतलब होता है कोशिका, यानी कि वह कोशिका जो दोस्तों लाल रंग की है वो कौन सी है? वो आरबीसी है। डब्ल्यूबीसी का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है ल्यूकोसाइट, यानी कि ल्यूको का मतलब होता है श्वेत और साइट का मतलब होता है कोशिका, यानी कि वह कोशिका जो श्वेत कलर की है वह होती है दोस्तों डब्ल्यूबीसी। प्लेटलेट्स की बात करूं दोस्तों तो इसका वैज्ञानिक नाम होता है थ्रोम्बोसाइट, यानी कि थ्रोम्बो का मतलब होता है थक्का बनाने वाला और साइट का मतलब होता है कोशिका, यानी कि वह कोशिका जो थक्का बनाती है, रक्त का थक्का बनाती है, वो है दोस्तों प्लेटलेट्स। तरल पार्ट है दोस्तों, इसमें हम प्लाज्मा के बारे में पढ़ते हैं। इसकी प्रकृति क्षारीय होती है, इसका रंग हल्का पीला होता है। क्यों होता है, किसके कारण होता है, इसमें ऐसा क्या होता है, कौन सी प्रोटीन होती है, उन सब के बारे में अभी जानने वाले हैं। फिलहाल ये बताओ आपको समझ में आया नहीं आया? दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि आपका जो ब्लड है, इस ब्लड की दोस्तों जो मुख्य कोशिका है, ब्लड की जो मुख्य कोशिका है वो कौन सी है दोस्तों? तो भैया ब्लड की मुख्य कोशिका है भैया आरबीसी। ब्लड की मुख्य कोशिका कौन सी है? आरबीसी है। और दोस्तों आरबीसी का ही एक भाग होता है हीमोग्लोबिन, जो कि दोस्तों हमारे रक्त को लाल रंग प्रदान करने में सहायक होता है। क्या ये कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई? अगर आ गई हो तो ये बताओ। अब दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा की प्रकृति कैसी होती है, इसका रंग कैसा होता है, रंग किसके कारण होता है, किस वर्णक के कारण होता है, प्लाज्मा के घटक कौन कौन से हैं, यानी कि प्लाज्मा में ऐसा क्या क्या पाया जाता है? तो दोस्तों प्लाज्मा में पानी, ग्लूकोज, कुछ आयंस, कुछ मिनरल्स, दोस्तों कुछ प्रोटीनें पाई जाती है। उन सब के बारे में दोस्तों हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो आशा करता हूं ये छोटी सी बातें थी, आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए दोस्तों प्लाज्मा के बारे में पढ़ते हैं। साथियों यार बहुत मेहनत लगती है, अगर आपको आपका लक्ष्य प्राप्त करना है तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपको एक एक चीज यहीं याद करवा दूंगा, और आपको वो चीज मैं बताने वाला हूँ जो आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। वैसे पढ़ाने को तो बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं, लेकिन दोस्तों वो कहीं ना कहीं आपको सही मार्ग तक लेकर नहीं जाते, जिससे आप अपनी सफलता से दूर हो जाते हो। हाँ दोस्तों मैंने शुरुआत की है पढ़ाने की, बट उसका मतलब ये नहीं है कि मुझे एक्सपीरियंस नहीं है। लगभग दोस्तों मुझे लगभग 2 साल से मैं इस क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ, तो मुझे भैया अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। मेरा कहने का मतलब यह है दोस्तों, आप जहाँ भी पढ़िए अच्छे से पढ़िए, सही कंटेंट के साथ पढ़िए, जिससे आपका भला हो सके, जिससे आपकी एग्जाम आपसे पास हो सके। सही समय पर अगर सही मार्ग और सही कंटेंट अगर तैयार कर लिया जाए तो आपको सफलता से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों अब हम पढ़ने वाले हैं भैया किसके बारे में? प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा
दोस्तों प्लाज्मा के बारे में मैंने आपको बताया कि ये पूरे ब्लड का 55% भाग होता है। कितना भाग होता है? 55% भाग होता है पूरे ब्लड का। दोस्तों ये द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। द्रव्य अवस्था का मतलब यह है दोस्तों कि भैया ये लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, ये तरल अवस्था में पाया जाता है। दोस्तों इसका जो रंग होता है वो भैया कैसा होता है? हल्का पीला होता है। कैसा होता है दोस्तों? हल्का पीला होता है। दोस्तों अब बात आती है कि भैया जो हमारा प्लाज्मा है, इस प्लाज्मा का रंग हल्का पीला होता है, ये किसके कारण होता है? तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि भैया रंग प्रदान करने के लिए वर्णक सहायक होता है। जैसे कि हमारा ब्लड का जो लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण होता है। ठीक उसी प्रकार दोस्तों प्लाज्मा का जो हल्का पीला रंग है वो दोस्तों एक वर्णक है, उस वर्णक के कारण होता है। अब भैया वो वर्णक कौन है? तो वो है भैया विलिवर्डिन वर्णक। विलिवर्डिन वर्णक। दोस्तों ये विलिवर्डिन वर्णक है, ये भैया हमारे प्लाज्मा को हल्का पीला रंग देता है। एक्चुअली में होता क्या है दोस्तों, आपका जो लीवर होता है, इस लीवर में दो वर्णक होते हैं। एक होता है विलिवर्डिन और एक होता है दोस्तों विलिरुबिन। दोस्तों जो विलिवर्डिन होता है ये भैया रंग प्रदान करता है पीला। कैसा? पीला। और दोस्तों जो विलिरुबिन वर्णक है ये रंग प्रदान करता है भैया हरा। आपका दोस्तों जो पित्रस है, इस पित्रस का रंग कैसा होता है? हरा होता है। दोस्तों इस पित्रस का निर्माण लीवर में होता है, लेकिन दोस्तों ये जमा कहाँ जाकर के होता है? ये पित्ताशय में जाकर जमा होता है और इसका रंग दोस्तों हरा होता है। किस वर्णक के कारण होता है? तो यह विलिरुबिन वर्णक के कारण होता है। दोस्तों जो विलिवर्डिन वर्णक है ये पीला रंग देता है, और ये पीला रंग किसका होता है? तो भैया अपना जो प्लाज्मा है, इस प्लाज्मा का हल्का पीला रंग होता है। किस वर्णक के कारण होता है? विलिवर्डिन वर्णक के कारण होता है। विलिवर्डिन वर्णक कहाँ होता है? हमारे लीवर में उपस्थित होता है। क्या आपको ये कहानी समझ में आई या नहीं आई? अगर दोस्तों हमारे शरीर में इस विलिवर्डिन वर्णक की मात्रा बढ़ जाती है तो दोस्तों आपकी आंख, आपके हाथ, आपके शरीर में जो ब्लड है, आपका शरीर पूरा पीला पड़ जाएगा। कहने का मतलब आपको एक रोग हो जाएगा दोस्तों, पीलिया। कौन सा रोग होगा? पीलिया होगा। इस रोग को दोस्तों इंग्लिश में कहा जाता है जॉन्डिस। तो दोस्तों ध्यान रखना है, लीवर डैमेज होने पर विलिवर्डिन वर्णक की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे आपका शरीर में पीलापन आ जाता है, यानी कि आपका शरीर पीला पड़ जाता है, और उस रोग को कहा जाता है पीलिया, यानी कि जॉन्डिस रोग। ये कहानी आपको समझ में आई क्या? एक बार और रिवीजन करवाता हूं, बट आपको पूरी बातें यहाँ याद होनी चाहिए। मैं मेहनत कर रहा हूं तो मेहनत का फल मुझे मिलना चाहिए, याद होना जरूरी है। आपका जो प्लाज्मा होता है, इस प्लाज्मा पूरे ब्लड का 55% भाग होता है, और जो वो भाग होता है दोस्तों वो तरल भाग होता है, यानी कि द्रव्य अवस्था में पाया जाता है आपका प्लाज्मा। इसका रंग भैया हल्का पीला होता है। किस वर्णक के कारण होता है? तो विलिवर्डिन वर्णक के कारण होता है। आपका जो लीवर होता है इसमें दो प्रकार के वर्णक होते हैं, एक विलिवर्डिन एक विलिरुबिन। दोस्तों जो विलिरुबिन वर्णक है वो हरा रंग प्रदान करता है, विलिवर्डिन जो वर्णक है वो पीला रंग प्रदान करता है। आपका जो पित्रस है, इस पित्रस पाचन तंत्र में पढ़ाऊंगा मैं पित्रस के बारे में। तो भैया पित्रस का निर्माण लीवर में होता है और ये पित्ताशय में जाकर के जमा होता है, लेकिन इसका जो रंग होता है भैया वो हरा होता है। वो किस वर्णक के कारण होता है? वो विलिरुबिन वर्णक के कारण होता है। ये बात आपको समझ में आई? दोस्तों विलिवर्डिन वर्णक की मात्रा अगर आपके शरीर में बढ़ जाएगी तो आपकी आंख, आपके हाथ, आपका पूरा शरीर पीला पड़ जाएगा। उस रोग को दोस्तों क्या कहा जाता है? उस रोग को कहा जाता है दोस्तों पीलिया या फिर जॉन्डिस। बात आपको समझ में आ गई? अब दोस्तों ये सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई हो दोस्तों, तो अब हम पढ़ लेते हैं प्लाज्मा के घटक। प्लाज्मा के घटक।
यानी कि प्लाज्मा में क्या क्या पाया जाता है। तो दोस्तों प्लाज्मा में 90 से 92% तो क्या पाया जाता है भैया, जल पाया जाता है। दोस्तों कुछ पोषक तत्व जैसे कि कैल्शियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम, कुछ आयंस और ग्लूकोज, ये सभी दोस्तों हमारे प्लाज्मा में 1% की मात्रा में उपस्थित होते हैं। ये बात आपको समझ में आई? कितने प्रतिशत की मात्रा में होते हैं? 1% की मात्रा में होते हैं। इसके अलावा दोस्तों प्लाज्मा में प्रोटीन पाई जाती है। क्या पाई जाती है दोस्तों? प्रोटीन पाई जाती है। दोस्तों प्रोटीन जो होती है भैया, ये 6 से 8% या फिर आप कह सकते हो दोस्तों कि 7 से 9% होती है। क्या आपको ये कहानी समझ में आई या नहीं है? मैंने आपसे ये कहा कि आपके प्लाज्मा में क्या क्या उपस्थित होता है, तो भैया आपके प्लाज्मा में 90 से 92% तो जल होता है। 1% की मात्रा में कुछ पोषक तत्व होते हैं जैसे कि कैल्शियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम, कुछ आयंस होते हैं, कुछ ग्लूकोज होते हैं। इसके अलावा दोस्तों प्रोटीन होती है 6 से 8% यानी 7 से 9%। क्या आपको ये बात समझ में आई? अब दोस्तों कौन कौन सी प्रोटीन होती है उनके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों, और अब देखते हैं कि भैया प्लाज्मा में कौन कौन सी प्रोटीन होती है। प्लाज्मा में कौन कौन सी प्रोटीन होती है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपका जो प्लाज्मा होता है, इस प्लाज्मा में दोस्तों 6 प्रोटीन होती है। कितनी प्रोटीन होती है दोस्तों? 6 प्रोटीन होती है। वो प्रोटीन कौन कौन सी है और दोस्तों उन प्रोटीन का नाम क्या क्या है और वो प्रोटीन क्या क्या करती है, इन सब के बारे में अब हम डिस्कस करने वाले हैं। प्लाज्मा ही तो पढ़ रहे हैं दोस्तों। प्लाज्मा में जो प्रोटीन है वो कौन कौन सी है? तो भैया प्लाज्मा में जो प्रोटीन होती है वो 6 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? नंबर 1 पर आता है दोस्तों थ्रोम्बिन। नंबर 2 पर आता है दोस्तों प्रोथ्रोम्बिन। नंबर 3 पर आता है फाइब्रिन और नंबर 4 पर आता है फाइब्रिनोजन। नंबर 5 पर आता है दोस्तों एल्बुमिन और नंबर 6 पर आता है दोस्तों ग्लोब्यूलिन। भैया आपका जो प्लाज्मा है, इस प्लाज्मा में ये 6 प्रोटीन पाई जाती है। कौन कौन सी? थ्रोम्बिन पाई जाती है, प्रोथ्रोम्बिन पाई जाती है, फाइब्रिन पाई जाती है, फाइब्रिनोजन पाई जाती है, एल्ब्यूमिन पाई जाती है, ग्लोब्यूलिन पाई जाती है। क्या आपको ये बात समझ में आई या नहीं? अब दोस्तों बात यह आती है कि भैया इनका कार्य क्या होता है, इनका काम क्या होता है। तो देखिए भैया, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिन और फाइब्रिनोजन, ये जो प्रोटीन है ये भैया ब्लड क्लॉटिंग में सहायक होती है। ब्लड क्लॉटिंग यानी कि रक्त का थक्का जमाने में सहायक होती है। क्या आपको ये बात समझ में आई या नहीं आई? सबसे पहले आप ये बताओ, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिन और जो फाइब्रिनोजन है ये भैया ब्लड क्लॉटिंग में यानी कि रक्त का थक्का जमाने में सहायक होती है। दोस्तों ये जो प्रोटीन है कौन सी? फाइब्रिनोजन। ये दोस्तों मुख्य प्रोटीन है जो दोस्तों ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है। ये बात आपको समझ में आई? तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे मुख्य प्रोटीन। मुख्य प्रोटीन जो दोस्तों ब्लड क्लॉटिंग में सहायक होती है यानी कि रक्त का थक्का जमाने में सहायक होती है। अब बात करते हैं दोस्तों एल्बुमिन की।
तो दोस्तों जो एल्बुमिन जो प्रोटीन होती है ये भैया आपके अंडे में पाई जाती है, अंडे में पाई जाती है। और दोस्तों इस एल्बुमिन का निर्माण हमारे शरीर में यकृत में, आपका जो लीवर होता है उस लीवर में होता है। क्या आपको यह बात समझ में आई? अब दोस्तों बात यह आती है कि भैया ये एल्बुमिन करता क्या है। तो दोस्तों आपके जो आयंस हैं, आपका जो नमक है और आपके जो मिनरल्स हैं, इन सबको नियंत्रण करने का कार्य कौन करता है दोस्तों? एल्बुमिन करता है। मैंने क्या कहा कि एल्बुमिन अंडे में भी पाई जाती है, हमारे शरीर में इसका निर्माण यकृत लीवर में होता है। और एल्बुमिन क्या करता है? आयंस, नमक और जो मिनरल्स होते हैं उनको नियंत्रण करने में सहायक होता है। बात समझ में आ गई? अब बात करते हैं दोस्तों ग्लोब्युलिन की कि भैया ग्लोब्युलिन ये क्या करती है। तो भैया ये एंटीबॉडी बनाती है, ये एंटीबॉडी बनाती है। एंटीबॉडी का मतलब क्या होता है दोस्तों? एंटीबॉडी का मतलब होता है दोस्तों कि अगर कोई बाहर से कोई संक्रमण आया, कोई सूक्ष्म जीव आया, तो दोस्तों उससे लड़ने में सहायक होती है कौन? आपकी एंटीबॉडी। प्रतिरक्षी बोला जाता है इन्हें। तो भैया ये एंटीबॉडी और जो आपका जो इम्यून सिस्टम होता है, उस इम्यून सिस्टम को, जो आपका इम्यून सिस्टम होता है, उस इम्यून सिस्टम को दोस्तों मजबूत बनाने में कौन सहायक होती है दोस्तों? आपकी जो ग्लोब्युलिन जो प्रोटीन होती है ये सहायक होती है। एक बार और सुन लीजिए अगर आपको समझ में नहीं आया तो। दोस्तों जो ग्लोब्युलिन जो प्रोटीन होती है ये क्या करती है? एंटीबॉडी बनाती है। एंटीबॉडी का मतलब क्या है दोस्तों? बाहर से आने वाले जो सूक्ष्म जीव है, बाहर से आने वाले जो संक्रमण है दोस्तों, उनसे लड़ने में सहायक होती है कौन दोस्तों? ये एंटीबॉडीज होती है। ये बात आपको समझ में आई? दूसरी बात करते हैं दोस्तों इम्यून सिस्टम की, यानी कि आपका जो प्रतिरक्षी तंत्र होता है, इम्यून सिस्टम यानी कि जो प्रतिरक्षी जो तंत्र होता है उसको मजबूत करने में सहायक होती है। बात क्लियर है? तो भैया ये आपके प्रोटीन के कार्य हैं। फटाफट एक बार और रिवीजन करवा देता हूं, बट मेरी शर्त यह है कि आपको यही याद होनी चाहिए, ये प्लाज्मा की ये प्रोटीन। प्लाज्मा में दोस्तों 6 प्रोटीन होती है। एक होती है थ्रोम्बिन, एक होती है प्रोथ्रोम्बिन, एक होती है फाइब्रिन, एक होती है फाइब्रिनोजन, एक होती है एल्ब्यूमिन, एक होती है ग्लोब्युलिन। दोस्तों थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिन और फाइब्रिनोजन होती है, ये ब्लड क्लोटिंग में यानी कि रक्त का थक्का जमाने में सहायक होती है। बात क्लियर है? इसके अलावा बात करी जाए दोस्तों एल्ब्यूमिन की, तो एल्ब्यूमिन जो होती है ये दोस्तों अंडे में भी पाई जाती है और दोस्तों इसका निर्माण हमारे शरीर में लीवर में होता है। दोस्तों ये आयंस को, नमक को और मिनरल्स को नियंत्रण करने में सहायक होती है। क्या ये बात आपको समझ में आई? दोस्तों जो ग्लोब्युलिन प्रोटीन होती है ये एंटीबॉडी बनाती है। एंटीबॉडी का मतलब ये होता है दोस्तों कि कोई भी बाहर से जो सूक्ष्म जीव आते हैं उनसे लड़ने में सहायक होती है भैया हमारी एंटीबॉडी। बात क्लियर है? हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है, जो प्रतिरक्षी जो तंत्र होता है, उसको मजबूत करने में कौन सहायक होता है? तो भैया आपकी जो ग्लोब्युलिन जो प्रोटीन होती है ये सहायक होती है। ये बात आपको समझ में आ गई? दोस्तों ब्लड क्लॉटिंग में जो मुख्य जो प्रोटीन होती है वो फाइब्रिनोजन होती है। ये बात आपको समझ में आई? अब ध्यान रखना दोस्तों, सबसे पहले प्लाज्मा डोनेट जो बैंक बना था वो कहां पे बना था भैया? वो बना था भैया दिल्ली में। कहां पे बना था? दिल्ली में। अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि प्लाज्मा डोनेट बैंक सबसे पहले कहां पर बना था, तो भैया कहां पर बना था? दिल्ली में बना था। क्या आपको ये कहानी समझ में आई या नहीं है? आप ये बताओ। अगर आ गई हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 3 बार बता चुका दोस्तों, अगर नहीं आई है तो आपको जिंदगी में कभी आने वाले भी नहीं है। अब दोस्तों आगे चलते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं प्लाज्मा से संबंधित, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। बात यह आती है दोस्तों कि भैया प्लाज्मा का कार्य क्या है? भैया जो आपका प्लाज्मा है वो क्या कार्य करता है?
अब दोस्तों हम प्लाज्मा के कार्यों के बारे में डिस्कस करेंगे। प्लाज्मा का कार्य, तो दोस्तों प्लाज्मा का कार्य क्या होता है? तो सबसे पहला जो कार्य होता है वो होता है दोस्तों रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि भैया ब्लड क्लोटिंग में सहायक होता है। अगर आप कहीं पर जा रहे हो, भगवान चाहे ऐसा कुछ ना हो, मान लीजिए आपको छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, आपके हाथ से खून निकलने लग गया, वो थोड़ी देर बाद में दोस्तों जम जाता है, तो भैया उसे ही बोला जाता है ब्लड क्लोटिंग। तो दोस्तों ध्यान रखना है, जो प्लाज्मा होता है वो भैया रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है, क्योंकि इसमें 4 ऐसी प्रोटीन पाई जाती है जो भैया ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करती है। वो 4 प्रोटीन कौन कौन सी है वो पिछली स्लाइड में हमने डिस्कस किया था। बात क्लियर है? इसके अलावा दोस्तों और क्या करता है प्लाज्मा? तो भैया जो सूक्ष्म जीव होते हैं, वायरस, बैक्टीरिया, उनसे लड़ने का कार्य करता है। सूक्ष्म जीवों से लड़ने में सहायक होता है, क्योंकि दोस्तों ये एंटीबॉडी बनाता है। इसमें दोस्तों जो प्रोटीन पाई जाती है वो एंटीबॉडी बनाती है। बात क्लियर है? पिछली स्लाइड में मैंने आपको बताया था। इसके बाद में दोस्तों जो प्रतिरक्षी जो तंत्र होता है, जो इम्यून सिस्टम होता है दोस्तों, जो इम्यून सिस्टम होता है, इस इम्यून सिस्टम को भी दोस्तों मजबूत बनाने में सहायक होता है। कौन दोस्तों? आपका प्लाज्मा। क्या दोस्तों आपको इस प्लाज्मा के कार्य समझ में आए या नहीं आए? सबसे पहले ये बताओ। मैंने आपसे कहा कि भैया रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है, यानी कि ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है हमारा प्लाज्मा। दूसरी बात दोस्तों, सूक्ष्म जीवों से लड़ने में सहायक होता है, क्योंकि दोस्तों प्लाज्मा में एंटीबॉडीज का निर्माण होता है, जो सूक्ष्म जीव, जो हानिकारक पदार्थ है जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, कवक, उनसे लड़ने में सहायक होता है। तीसरी बात, हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है, जो प्रतिरक्षी जो तंत्र होता है, उसको मजबूत करने में भी कौन सहायक होता है दोस्तों? आपका प्लाज्मा सहायक होता है। क्या ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई? सबसे पहले आप ये बताओ। अगर दोस्तों आपको ये बात समझ में आ गई है तो दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, उनके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। वो बात क्या है? तो भैया पहला जो मेरा क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि भैया प्लाज्मा में कौन सी रक्त कणिका उपस्थित होती है? तो भैया आपका जो प्लाज्मा है, इस प्लाज्मा में दोस्तों WBC और जो प्लेटलेट्स होती है ये उपस्थित होती है। इसमें भैया RBC नहीं पाई जाती। मैंने क्या कहा कि आपका जो प्लाज्मा होता है, इस प्लाज्मा में दोस्तों WBC और प्लेटलेट्स रक्त कणिका उपस्थित होती है, इसमें RBC उपस्थित नहीं होती भैया। तो दोस्तों अगर मैं ब्लड में से अगर दोस्तों RBC को माइनस कर देता हूं, अगर मैं ब्लड में से RBC को माइनस कर देता हूं दोस्तों, तो क्या बचा? क्या प्लाज्मा बचा या नहीं बचा? जी हाँ दोस्तों, प्लाज्मा बचा। क्योंकि दोस्तों जो प्लाज्मा होता है इसमें RBC नहीं होती, इसमें WBC भी होती है और प्लेटलेट्स भी होती है। तो मैं कह सकता हूं कि भैया ब्लड में से अगर आप RBC माइनस करोगे तो भैया क्या बचेगा? प्लाज्मा बचेगा। ये बात समझ में आई? अगली बात ये आती है दोस्तों कि जो प्लाज्मा होता है, इस प्लाज्मा में से अगर जो फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन है, ये फाइब्रिनोजन प्रोटीन क्या करती है दोस्तों? ये फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन होती है ये ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करती है, यानी कि रक्त का थक्का जमाने में सहायक होती है। तो भैया अगर आप प्लाज्मा में से इस फाइब्रिनोजन प्रोटीन को माइनस कर दोगे, या फिर दोस्तों जो ब्लड क्लोटिंग फैक्टर है, ब्लड क्लोटिंग जो फैक्टर है, कहने का मतलब ऐसे कारक जो दोस्तों रक्त का थक्का जमाने में सहायक होते हैं, अगर आप उन्हें हटा दोगे इस प्लाज्मा में से, तो भैया कौन बचेगा? तो भैया सीरम बचेगा। कौन बचेगा? सीरम बचेगा। दोस्तों सीरम का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है, उस शाखा को दोस्तों क्या कहा जाता है? उस शाखा को
सीरोलॉजी कहा जाता है। ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। क्या मैंने आपसे कहा ये बातें आपको समझ में आई या नहीं आई? सबसे पहले आप ये बताओ। मैंने आपको शुरू में प्लाज्मा के कार्य पढ़ाए, कार्य के बाद में मैंने आपसे कहा, एक क्वेश्चन पूछा। वो क्वेश्चन क्या था कि भैया प्लाज्मा में कौन सी रक्त कणिका पाई जाती है? तो भैया आपका राइट आंसर था कि भैया WBC भी पाई जाती है और भैया प्लेटलेट्स भी पाई जाती है। लेकिन दोस्तों RBC नहीं पाई जाती, RBC नहीं पाई जाती मेरे मित्र, प्लाज्मा में RBC नहीं पाई जाती। तो भैया अगर आप ब्लड में से RBC हटा दोगे तो बचा क्या? प्लाज्मा। क्योंकि दोस्तों प्लाज्मा में WBC भी पाई जाती है और प्लेटलेट्स भी पाई जाती है। तो फाइनल हम कह सकते हैं कि भैया ब्लड में से RBC माइनस करने पर क्या बचा? प्लाज्मा बचा। बात समझ में आई? दोस्तों अगर प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन प्रोटीन, दोस्तों फाइब्रिनोजन प्रोटीन का कार्य होता है ब्लड क्लॉटिंग करना, यानी कि रक्त का थक्का जमाना। अगर ये माइनस कर देते हो तो कौन बचेगा? सीरम बचेगा। या फिर दोस्तों मैं कह सकता हूं कि जो क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, यानी कि ऐसे कारक जो ब्लड का थक्का जमाने में सहायक होते हैं, ये अगर प्लाज्मा में से आप माइनस करोगे तो कौन बचेगा? सीरम बचेगा। सीरम का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को दोस्तों सीरोलॉजी कहा जाता है। आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि सीरम क्या है? तो दोस्तों सीरम क्या है? दोस्तों अगर प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन प्रोटीन या फिर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर हटा दोगे या माइनस कर दोगे तो फिर क्या बचेगा? सीरम बचेगा। अब बताओ आपको समझ में क्या नहीं आया? सब चीजों का दोस्तों मैंने 2-2, 3-3 बार रिवीजन करवाया है, आपको सब चीजें अच्छे से याद हो गई होगी। तो दोस्तों आज हम यहीं तक रखते हैं, कल हम RBC से स्टार्ट करेंगे। तो कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यार बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, आपके छोटे भाई के लिए एक प्यारा सा कमेंट कर देना। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।